वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 21। भौमी का सवाल सुनकर भी सुभद्रा जी कोई जवाब नहीं देती। भौमी को पता था वो कुछ नहीं बोलेगी। भौमी आगे बोलती है, अंडस्को मासा, ये प्रसाद मैं आपके लिए लाई हूँ। इतना कह उसने प्रसाद की कटोरी उनके आगे कर दिया। पर सुभद्रा जी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, वो उसी तरह खड़ी रही। उन्हें कुछ न रिएक्ट करते देख भौमी थोड़ी सी उदास हो गई। उस दिन जब भौमी ने इन्हें देखा था तब संध्या जी से उसे पता चला कि ये उसकी सास सुभद्रा सिंह राजावत है। ये सुन भौमी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी राजावत परिवार की बड़ी बहू इस हाल में सबसे अलग क्यों रहती है। तब संध्या जी ने भौमी को सारी बात बताई। सुभद्रा जी के बारे में सुन भौमी को बहुत दुख हुआ। तब से ही भौमी हर दिन उनके पास आकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर सुभद्रा जी ने आज तक उससे बात तक करना तो दूर उसकी तरफ ढंग से देखा तक नहीं था। भौमी अपने हाथ में रखी प्रसाद की कटोरी तुलसी की साइड में रख देती है। भौमी सुभद्रा जी से, अंडस्को मासा, मैं कुछ देर के लिए बाजार जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बता दीजिए। सुभद्रा जी कुछ नहीं बोलती। उन्हें कुछ ना बोलता देख भौमी वहां से चली जाती है। सुभद्रा जी पीछे से उससे जाते हुए देखती रहती है। भौमी की नजरों से ओझल होने के बाद वो तुलसी के पास रखे प्रसाद को उठाकर वहां से चली जाती है। अब आगे कई लड़के एक जगह खड़े थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि ये गुंडे या मवाली टाइप लोग हैं। वो वहां से आते जाते हर लड़की को छेड़ रहे थे। कभी कोई भद्दा कमेंट करता तो कोई किसी लड़की का हाथ पकड़ लेता। उनके बीच जीप में बैठा शख्स अपने आंखों में चश्मा चढ़ाया आराम से लेटा हुआ सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वैसे तो इस जगह पर कई लोग मौजूद थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो भवानी नायक के बेटे से पंगा ले सके। भवानी नायक यहाँ का विधायक था, जो लोगों को डरा धमकाकर इस पद तक पहुंचा था। उसे आम लोगों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं था। वो तो गरीब लोगों को अपने पेट का जूता समझता था। आज तक ना जाने कितने ही मासूमों के खून से रंगे हुए हैं इसके हाथ। वही उसका बेटा कल्याण, उससे भी बड़ा कमीना, अयाश किस्म का इंसान। इसके ऊपर कई सारे मर्डर, रेप और ना जाने क्या क्या केस है, पर आज तक कोई केस साबित नहीं हो पाया। आखिर होगा भी कैसे? उसका बाप जो हर बार अपने पैसे और पावर के दम पर उसे बचा जो लेटा था। पता नहीं किसने ही मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इसने। ये और इसका बाप अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स डीलिंग, स्मगलिंग और भी ना जाने कितने ही गलत काम करते हैं ये लोग, जिसमें इनके साथ कई बड़े अफसर, नेता और बिजनेसमैन शामिल है। इसलिए इन्हें किसी का डर नहीं है। तभी कल्याण के एक साथी की नज़र वहां से गुजर रही एक लड़की पर पड़ती जो अपनी नजरें नीचे किए हुए वहां से जा रही थी। वो लड़की दिखने में काफी मासूम और भोले भाली थी। कल्याण का साथी बिरजू अपने सीने पर अजीब तरह से साथ फेरते हुए, अंडस्को भाई जरा उधर तो देखिए, क्या माल आ रही है। बिरजू की बात सुन कल्याण की नज़र उस तरफ गई। लड़की को देखकर उसकी आंखें में हवस आ गया। वो जीप से उतरकर उस लड़की को अपनी हवस भरी आंखों से देखते हुए अपने चेहरे पर बहुत ही गंदी स्माइल लाते हुए बोलता है, अंडस्को लगता है आज रात के मनोरंजन का बंदोबस्त हो गया है। बिरजू थोड़ी उदासी, अंडस्को पर भाई क्या आप उसके मजे अकेले ही लेंगे? हमने भी कई दिनों से मजे नहीं किए हैं। कल्याण बिरजू के गले में अपनी बाजू डालते हुए बोलता है, अंडस्को और ऐसा तुझे किसने कह दिया? आखिर मेरे बाद तुम लोग ही तो उसे चखोगे। बिरजू और उसके साथी खुश होते हुए, अंडस्को सच भाई। कल्याण, अंडस्को बिल्कुल, तो तुम लोगों ने क्या हमें इतना बुरा समझ रखा है जो हम अपने आदमियों को मजे का ख्याल भी ना रखे? बिरजू जल्दी से, अंडस्को अरे नहीं नहीं भाई, हमारी इतनी मजाल जो हम आपको बुरा समझ सके। तभी कल्याण का एक आदमी बोला, अंडस्को पर भाई मालिक ने अभी कुछ भी करने से मना किया है, अगर उन्हें पता चला तो। ये सुन कल्याण को गुस्सा आ जाता है तो झट से उस आदमी का गला पकड़कर गुस्से से कहता है, अंडस्को और तुझे क्या लगता है हम डरते हैं किसी से? कल्याण उस आदमी का गला और भी तेज दबाते हुए कहता है, अंडस्को हम कल्याण नायक है, कल्याण नायक, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमरा बाप ही क्यों ना ही, हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। कल्याण के गला पकड़ने से उस आदमी की सांसें उखड़ने को आई थी। उसने बहुत मुश्किल से बोला, अंडस्को माफ कर दीजिए भाई, उद्धरण चिन्ह। बिरजू ने जल्दी से आकर कल्याण के हाथों को उसे छुराते हुए बोली, अंडस्को भाई छोड़ दीजिए इसे, मर जाएगा ये। कल्याण ने उसे एक झटके से छोड़ दिया। कल्याण के छोड़ते ही वो आदमी जोर जोर से खांसने लगा। अगर कुछ देर कल्याण उसे और पकड़ के रखता तो आज तो उसकी जान जानी पक्की थी। वो आदमी जल्दी से वहां से भाग गया। बिरजू कल्याण के कंधे पर हाथ रख उसका ध्यान हटाते हुए बोला, अंडस्को भाई शांत हो जाइए आप, अब आप अपना मूड खराब मत कीजिए, अभी तो रात के एंजॉयमेंट के बारे में सोचिए। इतना कहकर उसने अपनी एक हाथ दबा दी। आज रात के बारे में सोच कल्याण का मूड अच्छा हो गया।
वो अपने आदमियों के साथ उस लड़की के पास जाने लगा जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी। कल्याण सीधा जाकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। जब उस लड़की ने अचानक से अपने सामने किसी को खड़े हुए देखा तो वो हड़बड़ा गई। उसने अपनी आंखें उठाकर सामने देखा तो उसके सामने कल्याण अपने आदमियों के साथ खड़ा उसे हवसी नजरों के साथ देख रहा था। कल्याण को अपने सामने खड़ा देख वो लड़की काफी ज्यादा डर गई। कल्याण अपने होठों पर एक वाहियात स्माइल लिए बोला, अंडस्को, हेलो मदन जी, अब हमें नहीं लगता कि आपको हमारी पहचान बताने की जरूरत है। वो लड़की जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है पर कल्याण उसका रास्ता रोक उसका हाथ पकड़ते हुए, अंडस्को, अरे अरे कहाँ जा रही है आप? अभी तो हमने आपसे बात भी नहीं की और आप पहले ही यहाँ से जाने की फिराक में है। उस लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हुए वो अपना हाथ छुड़ाते हुए, अंडस्को, छोड़िए हमारा हाथ। आसपास मौजूद लोग उन्हें देख रहे थे पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी उनके बीच कुछ बोल सके। वो सब बस खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। कल्याण उसके गलों पर हाथ फेरता हुए, अंडस्को, अरे मदमा आप तो रोने लगी, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। फिर वो उसके कान के पास आपकर, अंडस्को, ये आंसू बचा कर रखिए, रात को बिस्तर पर बहुत काम आएंगे। कल्याण की इतनी वाहियात बात सुन उस लड़की ने गुस्से में उस पर अपना हाथ उठा दिया पर कल्याण ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उस लड़की की हरकत पर कल्याण के आदमियों को बहुत गुस्सा आता है, वही आसपास के लोग उस लड़की के लिए काफी परेशान हो जाते हैं। कल्याण उसके क्लायों पर अपनी पकड़ कसते हुए हाश वॉइस में बोलता है, अंडस्को, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हम तुमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं और तुम हम पर हाथ उठा रही हो, अब इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा ना। इतना कहकर उसने एक झटके से उसके गले का दुपट्टा निकाल फेंका। वो लड़की अपने सीने को हाथों से छुपा रोने लगी। ये देख भीड़ में खड़े लोगों ने अपनी नजरें नीची कर ली, वही कई लोगों ने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। आखिर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कल्याण ने झट से उसके कुर्ते की आस्तीनें फाड़ दी। वो लड़की अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने आसपास मौजूद सबसे मदद मांगी पर किसी ने कुछ नहीं किया। उस लड़की की हालत देख कल्याण और उसके आदमी जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे। कल्याण हंसते हुए, अंडस्को, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तूने कल्याण नायक पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। आज जब तेरी इज्जत सरे बाजार में नीलाम होंगी ना, तब तुझे एहसास होगा तूने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कह कल्याण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की रोते हुए ही अपना सरना में हिलाते हुए पीछे घिसकने लगी। जैसे ही कल्याण ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया उस लड़की के अपनी आंखें भींच ली। चैप्टर 22। इतना कहकर उसने एक झटके से उसके गले का दुपट्टा निकाल फेंका। वो लड़की अपने सीने को हाथों से छुपा रोने लगी। ये देख भीड़ में खड़े लोगों ने अपनी नजरें नीची कर ली, वही कई लोगों ने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। आखिर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कल्याण ने झट से उसके कुर्ते की आस्तीनें फाड़ दी। वो लड़की अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने आसपास मौजूद सबसे मदद मांगी पर किसी ने कुछ नहीं किया। उस लड़की की हालत देख कल्याण और उसके आदमी जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे। कल्याण हंसते हुए, अंडस्को, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तूने कल्याण नायक पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। आज जब तेरी इज्जत सरे बाजार में नीलाम होंगी ना, तब तुझे एहसास होगा तूने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कह कल्याण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की रोते हुए ही अपना सरना में हिलाते हुए पीछे घिसकने लगी। जैसे ही कल्याण ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया उस लड़की के अपनी आंखें भींच ली। अब आगे। इससे पहले कल्याण उसे छू पाता, अचानक से एक तेज दर्द की लहर उसे अपने क्लायों में महसूस की। कल्याण ने जब अपना सर उठाकर सामने देखा तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। उसके सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर लड़की खड़ी थी। ग्रीन कलर का राजस्थानी लिबास, दूध से गोरा रंग, गुलाबी होंठ, ग्रीन आइज, खूबसूरत और पतली कमर। आज तक कल्याण ने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो तो उस लड़की की खूबसूरती में सम्मोहित सा हो गया था। कल्याण की नज़र अभी तक उसकी ग्रीन आइज में मौजूद गुस्से पर नहीं गया था। अचानक से कल्याण का ध्यान अपने कलाई में हो रही असहनीय दर्द के टूटा। दर्द इतना ज्यादा था कि वो दर्द की चीख पड़ा। आसपास के लोग जो उस लड़की की खूबसूरती में खोए हुए थे, उनका ध्यान भाई कल्याण पर गया जो अपनी कलाई पकड़कर चीख रहा था, जिसे शायद उस लड़की ने मोड़ दिया था। ये देख सब लोग शॉक हो गए। कल्याण के आदमी जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास गए। बिरजू परेशानी से, अंडस्को, क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हो ना? बिरजू गुस्से से भौमी कई तरफ चिल्ला के, अंडस्को, ए छोरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को हाथ लगाने की? भौमी बिरजू की बात को नजरअंदाज कर उस लड़की को उठाती है। लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी। भौमी ने पास में मौजूद एक औरत से ओढ़नी मंगाकर उस लड़की को अच्छे से कवर कर दिया। भौमी को अपनी बातों को नजरअंदाज करते देख बिरजू गुस्से से भर गया। वो गुस्से, अंडस्को, तेरी इतनी हिम्मत, औरत होकर रोब दिखा रही है।
इतना कह जैसे ही बिरजू भौमी के कंधे पर हाथ रखने को होता है, भौमी उसके हाथों को कसकर पकड़ एक झटके से मोड़ देती है। बिरजू चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। वही वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कल्याण भी अपना दर्द भूल भौमी को देखने लगता है, जो अपनी आंखों में लावा भर उन्हें धकती हुई नजरों से देख रही थी। भौमी गुस्से से अंडस्को, औरत हूँ इसलिए रोब है, तेरे जैसे नामर्दों को उनकी औकात दिखाने का रोब। अचानक से कल्याण स्माइल करते हुए अंडस्को, वाह मजा आ गया, आज फिर से एक गुरूर वाली इतनी खूबसूरत औरता से मिलकर। तेरी जैसी खूबसूरत औरत को अपने नीचे रोदने में बड़ा मजा आएगा। चल फिर भी तेरी इस खूबसूरती के लिए मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, तू शांति से मेरी बन जा, देखना मैं तेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत बना देता हूँ और उस लड़की को भी छोड़ दूंगा, वरना खामखा मुझे और उस लड़की को काफी दर्द सहना पड़ेगा। आखिर कल्याण नायक को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है। ये सुन भौमी अचानक से हंसने लगती है। ये देख सब कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर भौमी ऐसे क्यों हंस रही है। कल्याण भौमी को हंसते देख अंडस्को, लगता है मेरी बात तुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, चल अच्छा ही है, अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भौमी हंसते हुए अंडस्को, सच में इस दुनिया में कितने बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं जो मेरा भौमी राजावत का गुरूर तोड़ना चाहते हैं, पर अफसोस ये चीज तो कोई नहीं कर पाया। तू मुझे अपना बनाना चाहता है ना, चल मैं तुझे एक मौका देती हूँ, अगर यहाँ मौजूद तेरे एक भी आदमी ने मेरा एक कतरा खून भी बहा दिया तो मैं चुपचाप तेरे साथ चली जाऊंगी, वरना। कल्याण का एक आदमी क्यूरियोसिटी से पूछता है अंडस्को, वरना वरना क्या। भौमी कुछ ना बोल अजीब सी स्माइल करने लगती है। कल्याण हंसते हुए अंडस्को, औरत होकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट, लगता है आज की रात बड़ी शानदार होने वाली है। इतना कह कल्याण ने अपने एक आदमी से अंडस्को, जा जाकर लेकर आ उसे, इतना कह वो अपने जीप के पास जाने लगा। अचानक से उसे अपने आदमी की तेज चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जो हैरान हो गया। उसका वो 100 किलो का पहलवान जमीन पर पड़ा हुआ था, शायद वो बेहोश हो चुका, वही भौमी आराम से अपनी जगह खड़ी थी। ये देख कल्याण को अब बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दूसरे आदमियों को जाने के लिए बोलता है। कल्याण का आदमी जैसे ही अपना हाथ पंच मारने के लिए उठाता है, भौमी ने उसे एक तेज थप्पड़ उसे जड़ दिया। भौमी के एक ही थप्पड़ से वो आदमी गोल गोल घूमकर नीचे गिर जाता है। कल्याण का एक आदमी भी भौमी को छू तक नहीं पा रहा था। भौमी की फाइटिंग इतनी लाजवाब थी कि सब अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए थे। भौमी को देखकर लग रहा था कि वो कोई बच्चों की फाइट कर रही है। तभी कल्याण के एक आदमी ने अपनी गन निकाल ली। भौमी का ध्यान अभी उस पर नहीं था। जैसे ही वो आदमी ट्रिगर दबाने वाला था, अचानक से कहीं से गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुन जैसे ही भौमी पीछे मुड़कर देखती है, जहां वो आदमी अपना हाथों को पकड़ नीचे बैठा हुआ था, उसके हाथों से खून बह रहा था, शायद उसे गोली लगी थी। ये देख भौमी अपने आसपास देखने लगती है, आखिर गोली चलाई किसने, पर भौमी को वहां कोई भी ऐसा नजर नहीं आता। भौमी कल्याण के पेन से खिंचकर बैट निकालकर उसे कल्याण और उसके साथियों पर बरसाने लगती है। वहां पर मौजूद हर कोई बड़ी सुकून से उन्हें देख रहा था। आखिर इन लोगों ने उनका जीना हराम जो करके रखा हुआ था। भौमी की मार से वो लोग अधमरे से हो गए थे, कई तो बेहोश भी हो गए थे। कुछ देर बाद भौमी उस बैट को एक तरफ फेंक गुस्से से कहती है, अंडस्को, बहुत शौक है ना औरत की इज्जत नीलाम करने का। आज देख एक औरत से तुम लोग बीच बाजार मार खा रहे हो, बोल कैसा लग रहा है तुझे। भौमी गुस्से से कड़क आवाज में बोलती है, अंडस्को, आज तो तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, पर अगली बार सजा नहीं बल्कि मौत होगी तुम्हार नसीब में। भौमी की आवाज वो रोब था कि वहां खड़ा हर कोई कांप जाता है। अगर भौमी अभी पिछली लाइफ में होती तो वो उन लोगों को जिंदा जला देती, पर अभी वो भौमी राजथा के हुक्मरानीसा के शरीर में है। इस वक्त वो हुक्मरानीसा के नियमों से बंधी हुई थी, वो चाहकर भी अभी इन लोगों को मार नहीं सकती थी। अचानक से भीड़ से एक ताली बजने की आवाज आती है। धीरे धीरे वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से भौमी के लिए ताली बजाने लगते हैं। भौमी तेज आवाज में, अंडस्को, बंद करिए ये सब। भौमी की आवाज सुन सभी लोग रुक जाते हैं। भौमी गुस्से से सबको देखते हुए, अंडस्को, शर्मानी चाहिए आप सभी को। आप लोगों के सामने किसी लड़की की इज्जत उतर रही थी और आप सब बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। आज अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो आप सबको अंदेशा भी है क्या हो सकता था। अगर आज यहाँ आप सब की बहन बेटी होती तो फिर भी क्या आप सब यही करते। सिर्फ आप लोगों की वजह से इन जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। आज यहाँ ये लड़की की, कल यहाँ आपकी बहन बेटी भी हो सकती थी। भौमी की बातें सुन वहां पर मौजूद हर शख्स अपनी नजरें शर्म में झुका लेते हैं। भौमी उस लड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो लड़की भौमी को देख सीधा उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। भौमी उसके पीठ पर हाथों रख उसे कंसोल करती है। वो लड़की रोते हुए, अंडस्को,
थैंक यू दी, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। भौमी उसे संभालते हुए नर्म आवाज में बोलती है अंडरस्को, कोई बात नहीं, सब ठीक ही चुका है, अब वो लोग दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इतना कह भौमी उसे पकड़कर अपने का की तरफ चल देती है। वही लोगों की भीड़ के बीच खड़े 4 शख्स भौमी को जाते हुए देख रहे थे। उनमें से 3 लोगों के चेहरे पर शौक था, वही एक शख्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस जाते हुए भौमी को एकटक देख रहा था। उन सबके चेहरे मास्क से कवर्ड थे। चैप्टर 23। भौमी गुस्से से सबको देखते हुए अंडरस्को, शर्मानी चाहिए आप सभी को, आप लोगों के सामने किसी लड़की की इज्जत उतर रही थी और आप सब बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। आज अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो आप सबको अंदेशा भी है क्या हो सकता था। अगर आज यहाँ आप सब की बहन बेटी होती तो फिर भी क्या आप सब यही करते। सिर्फ आप लोगों की वजह से इन जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। आज यहाँ ये लड़की के कल यहाँ आपकी बहन बेटी भी हो सकती थी। भौमी की बातें सुन वहां पर मौजूद हर शख्स अपनी नजरें शर्म में झुका लेते हैं। भौमी उस लड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो लड़की भौमी को देख सीधा उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। भौमी उसकी पीठ पर हाथों रख उसे कंसोल करती है। वो लड़की रोते हुए अंडरस्को, थैंक यू दी, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। भौमी उसे संभालते हुए नर्म आवाज में बोलती है अंडरस्को, कोई बात नहीं, सब ठीक ही चुका है, अब वो लोग दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इतना कह भौमी उसे पकड़कर अपने का की तरफ चल देती है। वही लोगों की भीड़ के बीच खड़े 4 शख्स भौमी को जाते हुए देख रहे थे। उनमें से 3 लोगों के चेहरे पर शौक था, वही एक शख्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस जाते हुए भौमी को एकटक देख रहा था। उन सबके चेहरे मास्क से कवर्ड थे। अब आगे धीरे धीरे भीड़ वहां से जाने लगे। कल्याण और उसके आदमियों की हालत काफी खराब थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब उस जगह पर सिर्फ वो 4 मास्क मैन वही खड़े थे। सबके जाने के बाद उन्होंने अपने चेहरे से मास्क हटाया। अब उन सब का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उनमें से पहला आदमी अपने शौक में ही अंडरस्को, सिद्ध, आई थिंक मैं पागल हो गया हूँ, मुझे अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगी है। सिद्ध भी उसी तरह शौक में बोलता है, अंडरस्को, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हम भी पागल हो गए हैं, अभी हमने भाभीसा को किसी को मारते हुए देखा है। वही उनके पास खड़ा ओम उन दोनों की फालतू बातें सुन उनकी तरफ देखकर कहता है, अंडरस्को, आप लोग पागल नहीं हुए हैं बल्कि अभी सच में भाभीसा यहाँ थी। ओम की बात सुन दोनों ही एक दूसरे को देखकर एक साथ कहते हैं, अंडरस्को, इम्पॉसिबल। आदवन शौक से, अंडरस्को, ये भौमी थी, हमारी भौमी। आदवन की बात सुन ओम और सिद्ध उसे अजीब नजरों से देखने लगे। आदवन हड़बड़ाते हुए, अंडरस्को, अरे मेरा मतलब है हमारे एकाक्ष की भौमी। अचानक से आदवन एक्साइटमेंट से, अंडरस्को, पर क्या खतरनाक फिटिंग की है उन्होंने, मजा आ गया उनकी फिटिंग देखकर, उन्होंने तो सबकी छुट्टी कर दी, उन्हें तो हमारी टीम में होना चाहिए था। सिद्ध भौमी की फिटिंग के बारे में सोचते हुए, अंडरस्को, सही कहा आपने, भाभीसा को देखकर लग ही नहीं था कि वो वही भौमी सिंह राजावत है जो हमेशा सबसे डरी सहमी रहती थी, पर आज तो उन्होंने सबकी बेन बजा दी। वही एकाक्ष अभी भी शांत था, वो बस एकटक अपने सामने देखे जा रहा था। उसको देख उसके मन की बातों का पता लगाना नामुमकिन था। तभी उन्हें एकाक्ष की कठोर आवाज सुनाई दी, अंडरस्को, हमें लगता है अब हमें चलना चाहिए। इतना कह वो बिना किसी पर ध्यान दिए अपने का की तरफ चला जाता है। एकाक्ष की आवाज सुन तीनों का ध्यान उस पर जाता है। एकाक्ष को जाता देख वो तीनों भी उसकी तरफ चलने लगते हैं। एकाक्ष, ओम, सिद्ध और आदवन आज सुबह ही राजस्थान आए थे। राजस्थान में कदम रखते ही वो लोग सीधा अपने कुलदेवी के मंदिर गए थे। वहां से आते वक्त किसी काम की वजह उनको वहां रुकना पड़ा। तभी उनका ध्यान वहां से आती किसी लड़की की आवाज पर गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वहां एक लड़की फटे हुए कपड़ों में अपने सामने मौजूद लड़के से अपने आप को छोड़ने की भीख मांग रही थी। ये देख उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। ओम तो अपना गन निकाल सीधा उन्हें शूट करने वाला था, पर तभी उन्हें भौमी नजर आई जो उस लड़की को बचाने के लिए उनके बीच खड़ी हो गई थी। ये देख वो सब अपनी जगह ही रुक गए। भौमी की बातें और उसकी फाइटिंग देख वो लोग बस आंखें फाड़े भौमी को देख रहे थे। जब उस आदमी ने भौमी पर गन तानी थी तब एकाक्ष ने ही उस आदमी पर गोली चलाई थी। भौमी को वो तीनों ही पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी नज़रों में ये लड़की उनके भाई के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, पर आज भौमी का डेयरिंग और फियरलेस बिहेवियर और उसकी वो डोमिनेटिंग आंखें जिसने उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था। पर हाँ, अब भी वो तीनों भौमी को एकाक्ष के काबिल नहीं समझते हैं। अब ये तो आगे देखना होगा आखिर इन लोग को भौमी के कौन कौन से रंग देखने को मिलता है। प्रताप हॉस्पिटल। कुछ कार्स हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। उन कार से एक मिडिल ईज कपल उतरता है। आदमी ने एक सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, चेहरे पर लंबी मूछें और माथे पर पगड़ी।
उसकी आंखों से ही उसका व्यक्तित्व साफ साफ दिख रहा था। वही महिला के एक हल्के रंग की घाघरा चोली पहन रखी थी जिसका पल्लू उन्होंने अपने सर पर ओढ़ रखा था, माथे पर राजस्थानी रकड़ी, हाथों में सोने के कंगन, चेहरे पर काफी सीधापन था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये है यहाँ के विधायक भूपेश नायक और उनकी पत्नी तुलसी नायक, जो कि कल्याण के माता पिता है। वो दोनों ही जल्दी से चलते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। उन्हें थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि उनका बेटा अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुन वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल आ गए। भूपेश नायक और उनकी पत्नी तुलसी जल्दी से कल्याण के आईसीयू के बाहर आ गए। तुलसी जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, वही भूपेश नायक के चेहरे पर काफी गुस्सा था। तभी आईसीयू का गेट ओपन कर एक डॉक्टर और नर्स बाहर निकले। तुलसी जी जल्दी से उसके पास आकर रोते हुए पूछती है अंडस्को, डॉक्टर हमारा बेटे हो, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर अंडस्को, देखिए किसी ने उन्हें काफी बेरहमी से मारा है, मार की वजह से उन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। हमने उनकी सर्जरी तो कर दी है पर उनका हाथ काफी बुरी तरीके से टूट चुका है, सॉरी पर शायद उनका हाथ अब पहले की तरह नहीं हो पाएगा। डॉक्टर की बात सुन तुलसी जी बहुत बुरी तरह रोने लगती है। वही भूपेश नायक गुस्से से बौखला जाते हैं। वो झट से डॉक्टर का कॉलर पकड़ गुस्से से गुर्राते हुए बोलते हैं, अंडस्को क्या बकवाद कर रहा है डॉक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपाहिज बोलने की? भूपेश नायक के ऐसे कॉलर पकड़ने से वो डॉक्टर काफी घबरा जाता है। आखिर वो भी भूपेश नायक को जानता था। डॉक्टर अपने स्लाइवा निगल थोड़ी हिम्मत से बोला, अंडस्को सर मैं वही कह रहा हूँ जो सच है, आपके बेटे की कलाई की हड्डी काफी बुरी तरह से टूट गई है, जिसे मैं क्या कोई भी डॉक्टर फिर से पहले की तरह ठीक नहीं कर सकता। ये सुन भूपेश नायक का गुस्सा काफी बढ़ जाता है। वो जैसे ही अपनी गन निकाल उसे शूट करने वाला होता है, उसका सेक्रेटरी ललित जल्दी से उनका हाथों पकड़ समझाते हुए बोलते हैं, अंडस्को सर प्लीज अपने आप को संभलिए, अभी हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ काफी आम पब्लिक भी है, अगर आपने अभी यहाँ कुछ उल्टा सीधा किया तो आपके पॉलिटिक्स में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ललित की बात समझ भवानी नायक अपनी गन वापस अपने पॉकेट में रख लेता है पर अभी भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। डॉक्टर के जाने के बाद भवानी नायक गुस्से से अपने सेक्रेटरी ललित से कहता है, अंडस्को किसने किया ये सब, आखिर किसकी इतनी जुर्रत जो भवानी नायक के बेटे को हाथ लगाया, हमें उसके बारे में सब जानना है। ललित सर झुकाते हुए, अंडस्को सर छोटे मालिक के साथ जितने भी लोग थे वो सब अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई भी मरा नहीं है पर सबकी हालत काफी बुरी है, और जितना हमने पता लगाया हमें बस इतना पता चला वो कोई लड़की थी जिसने छोटे मालिक और उनके दोस्तों की ये हालत की, पर इससे ज्यादा और कुछ पता नहीं चल पाया है। भवानी नायक बेयकीनी से ललित को देखते हैं, उन्हें ललित के बातों पर विश्वास नहीं होता। भवानी नायक ललित से, अंडस्को क्या तुम होश में भी, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब एक अकेली लड़की ने हमारे बेटे और उसके दोस्तों की ये हालत की है? ललित विश्वास से, अंडस्को जी सर, एक लड़की ने ही छोटे सर और उनके दोस्तों को मारा है। भवानी नायक को विश्वास नहीं होता, फिर भी वो ललित से बोलते हैं, अंडस्को पता कराओ उस लड़की के बारे में, आखिर हम भी तो जाने, आखिर इस दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की आ गई जिसने हमारे यानी भवानी नायक के बेटे मारने की जुर्रत की है। पर याद रखना तुम उसे कुछ नहीं करोगे, अगर सच में किसी लड़की ने मेरे बेटे की ये हालत की है, उसे अपाहिज बनाया है, तो उसका बदला वो खुद उससे लेगा, समझे, अब जाओ यहाँ से। ललित भवानी नायक का ऑर्डर सुन वहां से अपना सर झुकाकर चला गया। शाम का वक्त, राजावत पैलेस के बड़े से एंट्रेंस गेट के सामने कई सारी ब्लैक कार्स आकर रुकी। कार्स को देखकर एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से पैलेस का बड़ा सा दरवाजा ओपन किया। एक एक कर सारी कार्स पैलेस के अंदर दाखिला होने लगे। धीरे धीरे सारी कार्स पैलेस के सामने रुके। बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से काका गेट ओपन किया, जिसमें से काले और ब्लैक सूट पहने 3 हैंडसम लड़के बाहर निकले। उन्हें देख मीठी जो वही बाहर गार्डन में पानी दे रही थी, उसकी हाथों से पानी का पाइप गिर गया। वो शौक से उन्हें देखने लगती है। वो तेजी से दौड़ते हुए पैलेस के अंदर जाती है। मीठी हॉल में चिल्लाते हुए, अंडस्को दादी सा, दादा सा, छोटी चाची सा, छोटी चाचा सा, बड़े चाचा सा, सब जल्दी से बाहर आइए। मीठी की आवाज सुन सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। सुचिता जी मीठी से, अंडस्को क्या हुआ, ऐसे गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही है? मीठी खुशी से तेज तेज हाफते हुए, अंडस्को छोटी दादी सा, वो बाहर। मीठी के ऐसे हकलाकर बोलते देख जया जी चिढ़ कर बोलती है, अंडस्को क्या बोलना चाहती है, साफ साफ बोलना। मीठी खुशी से, अंडस्को जया चाची सा, भाई सा आ गए हैं। मीठी की बात सुन सब परिवार वालों शौक हो जाते हैं। संध्या हकलाते हुए, अंडस्को क्या आप सच बोल रही है मीठी, हमारे बेटे वापस आ गए?
इससे पहले मीठी कुछ बोलती उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है अंडरस्को, मीठी सच बोल रही है मासा, हम वापस आ गए हैं। आवाज सुन सब उस ओर देखने लगे। दरवाजे पर सिद्ध और ओम खड़े थे। सिद्ध को देख संध्या जी के आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से सिद्ध की तरफ बढ़ने लगी। सिद्ध भी सीधा अपनी माँ के गले से जा लगा। उसकी आंखें भी नम थीं। आखिर कितने वक्त बाद वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिल रहे थे। संध्या जी रोते हुए ही उसकी शिकायत कर रही थी। आखिर उनका बेटा अपने काम में इतना कैसे डूब गया कि उसे अपनी माँ की याद तक नहीं आई। वही बाकी सब परिवार वाले भी उसे देख खुश हो जाते हैं। सिद्ध मुस्कुराते हुए अपनी माँ को अलग करते हुए बोलता है अंडरस्को, बस कीजिए माँ साहब, हम आ गए हैं और अब हम कहीं नहीं जा रहे, तो आप आराम से अपनी शिकायतें बाद में कर लीजिएगा। तभी अबीर झट से सिद्ध के कस के गले लग गया। सिद्ध अपने आप को संभालते हुए अंडरस्को, अरे ध्यान से अबीर, हम अभी ही आए हैं और आप अभी से हमारी कमर तोड़ना चाहते हैं। अबीर उसकी बातों को नजरअंदाज कर अंडरस्को, आई मिस योर भाई, मुझे आपकी बहुत याद आई। सिद्ध उसके सर पर हाथ रख उसे चिढ़ाते हुए अंडरस्को, पर मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई। अबीर अपना मुंह फुलाते हुए संध्या जी से शिकायत करते हुए अंडरस्को, मासा देखिए ना भाई को। अबीर जल्दी से अंडरस्को, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हमने भी अपने पागल भाई को बहुत मिस किया। अबीर मुंह बनाते हुए अंडरस्को, मासा। संध्या जी सिद्ध को अपनी आंखें दिखाते हुए अंडरस्को, सिद्ध आप हमारे बेटे को परेशान मत कीजिए, हाँ वो थोड़े बुद्धू ऊपर पागल नहीं। अबीर रुआसी होते हुए अंडरस्को, मासा आप भी। वही बाकी सभी परिवार वाले हंसने लगते हैं। सिद्ध भी एक एक कर सभी परिवारों से मिलता है। प्रभा जी सिद्ध से अंडरस्को, सिद्ध आपके भाई सा कहाँ है, क्या वो नहीं आए? सिद्ध अंडरस्को, दादी सा वो एकाक्ष भाई सा बड़ी माँ से मिलने गए हैं। सिद्ध की बात सुन कोई कुछ नहीं कहता। वही ओम जो सबसे दूर खड़ा उन्हें देख रहा था, उसके आंखों में मायूसी थी। तभी प्रभा जी की नज़र उस पर पड़ती है। प्रभा जी उसे अपने पास बुलाते हुए अंडरस्को, ओम आप वहाँ क्यों खड़े हैं, आइए हमारे पास। प्रभा जी की आवाज़ सुन अब सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। ओम प्रभा जी के पास आकर उनके पैर छूता है। प्रभा जी उनके सर पर हाथ रख अंडरस्को, हमेशा खुश रहिए। प्रभा जी उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए अंडरस्को, कैसे हैं आप? ओम हल्की मुस्कुराहट के साथ अंडरस्को, हम अच्छे हैं दादी सा। इतना कह ओम बाकी परिवार वालों के भी पैर छूने लगे। सुचिता जी के पैर छूने से पहले ही उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। सुचिता जी अपने आंखों में गुस्सा लिए बोलती है अंडरस्को, हमने कितनी बार कहा है आपसे हमारे पैर मत छुआ कीजिए। महेश जी अपनी पत्नी को समझते हुए अंडरस्को, ये क्या बोल रही है आप सुचिता जी? सुचिता जी गुस्से से अंडरस्को, हम ठीक ही कह रहे हैं, इस लड़के को आप लोग ही अपनाइए, हमें इस जैसे अपशगुनी को अपनाने का कोई शौक नहीं है। इस अपशगुनी और इसकी उस चालबाज माँ की वजह से हमारे परिवार की खुशियाँ बर्बाद हुई है। आज राजावत परिवार की बड़ी बहू इस घर में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी और इसकी माँ की वजह से आप लोग इसे अपना सकते हैं, हम नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स, राइट अ नोट। हेलो एवरीवन, सॉरी लेट अपडेट्स रन के लिए, बट मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम शुरू हो चुके के इसलिए मैं डेली पार्ट अपलोड नहीं कर सकती। सो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। फोल्डेड हैंड्स एंड मिस्ट्री अंडरस्को गर्ल जी, फर्स्टली आपके कमेंट के लिए थैंक यू। एंड दूसरी बात देखिए, कोई भी इंसान रातों रात अपनी पहचान नहीं बना सकता, किसी को भी अपनी पहचान बनाने के लिए वक्त तो लगता है। एंड निधि डार्कनेस थी, भूमि नहीं। जब निधि मरी तो डार्कनेस भी उसके साथ मर चुकी थी। और ये भूमि का शरीर है एक काफी भोली और मासूम सी लड़की का। अब एक ही दिन में उसकी पहचान तो नहीं बना सकती ना। हमारी भूमि को उसकी पहचान खुद बनानी पड़ेगी और ये रास्ता अभी काफी लंबा है क्योंकि कोई भी चीज आसानी से नहीं। चैप्टर 24, मीठी खुशी से अंडरस्को, जया चाची सा भाई सा आ गए हैं। मीठी की बात सुन सब परिवार वालों शौक हो जाते हैं। संध्या हकलाते हुए अंडरस्को, क्या आप सच बोल रही है मीठी, हमारे बेटे वापस आ गए? इससे पहले मीठी कुछ बोलती उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। अंडरस्को, मीठी सच बोल रही है मासा, हम वापस आ गए हैं। आवाज सुन सब उस ओर देखने लगे। दरवाजे पर सिद्ध और ओम खड़े थे। सिद्ध को देख संध्या जी के आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से सिद्ध की तरफ बढ़ने लगी। सिद्ध भी सीधा अपनी माँ के गले से जा लगा। उसकी आंखें भी नम थीं। आखिर कितने वक्त बाद वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिल रहे थे। संध्या जी रोते हुए ही उसकी शिकायत कर रही थी। आखिर उनका बेटा अपने काम में इतना कैसे डूब गया कि उसे अपनी माँ की याद तक नहीं आई। वही बाकी सब परिवार वाले भी उसे देख खुश हो जाते हैं। सिद्ध मुस्कुराते हुए अपनी माँ को अलग करते हुए बोलता है अंडरस्को, बस कीजिए माँ साहब, हम आ गए हैं और अब हम कहीं नहीं जा रहे, तो आप आराम से अपनी शिकायतें बाद में कर लीजिएगा। तभी अबीर झट से सिद्ध के कस के गले लग गया। सिद्ध अपने आप को संभालते हुए अंडरस्को,
अरे ध्यान से अबीर, हम अभी ही आए हैं और आप अभी से हमारी कमर तोड़ना चाहते हैं। अबीर उसकी बातों को नजरअंदाज कर आई मिस योर भाई, मुझे आपकी बहुत याद आई। सिद्ध उसके सर पर हाथ रख उसे चिढ़ाते हुए पर मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई। अबीर अपना मुंह फुलाते हुए संध्या जी से शिकायत करते हुए मासा देखिए ना भाई को। अबीर जल्दी से अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हमने भी अपने पागल भाई को बहुत मिस किया। अबीर मुंह बनाते हुए मासा। संध्या जी सिद्ध को अपनी आंखें दिखाते हुए सिद्ध आप हमारे बेटे को परेशान मत कीजिए, हाँ वो थोड़े बुद्धू ऊपर पागल नहीं। अबीर रुआसी होते हुए मासा आप भी। वही बाकी सभी परिवार वाले हंसने लगते हैं। सिद्ध भी एक एक कर सभी परिवारों से मिलता है। प्रभा जी सिद्ध से सिद्ध आपके भाई सा कहाँ है, क्या वो नहीं आए? सिद्ध दादी सा वो एकाक्ष भाई सा बड़ी माँ से मिलने गए हैं। सिद्ध की बात सुन कोई कुछ नहीं कहता। वही ओम जो सबसे दूर खड़ा उन्हें देख रहा था, उसके आंखों में मायूसी थी। तभी प्रभा जी की नज़र उस पर पड़ती है। प्रभा जी उसे अपने पास बुलाते हुए ओम आप वहाँ क्यों खड़े हैं, आइए हमारे पास। प्रभा जी की आवाज़ सुन अब सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। ओम प्रभा जी के पास आकर उनके पैर छूता है। प्रभा जी उनके सर पर हाथ रख हमेशा खुश रहिए। प्रभा जी उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कैसे है आप? ओम हल्की मुस्कुराहट के साथ हम अच्छे हैं दादी सा। इतना कह ओम बाकी परिवार वालों के भी पैर छूने लगे। सुचिता जी के पैर छूने से पहले ही उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। सुचिता जी अपने आंखों में गुस्सा लिए बोलती है हमने कितनी बार कहा है आपसे हमारे पैर मत छुआ कीजिए। महेश जी अपनी पत्नी को समझते हुए ये क्या बोल रही है आप सुचिता जी? सुचिता जी गुस्से से हम ठीक ही कह रहे हैं, इस लड़के को आप लोग ही अपनाइए, हमें इस जैसे अपशगुनी को अपनाने का कोई शौक नहीं है। इस अपशगुनी और इसकी उस चालबाज माँ की वजह से हमारे परिवार की खुशियाँ बर्बाद हुई है। आज राजावत परिवार की बड़ी बहू इस घर में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी और इसकी माँ की वजह से आप लोग इसे अपना सकते हैं, हम नहीं। अब आगे प्रभा जी सुचिता जी को टोकते हुए स्ट्रिक्ट टोन में बोली है सुचिता ये कैसी बातें कर रही है आप ओम के बारे में? और सालों पहले जो कुछ हुआ उसमें ओम की कोई गलती नहीं थी, तो आप उसे दोषी क्यों ठहरा रही है? ओम जिसने अपना सर झुका रखा था उसकी आंखें लाल थी, जो शायद अपने इमोशंस कंट्रोल करने की वजह से हुआ था। ओम अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए प्रभा जी से बोला दादी सा हम काफ़ी थक चुके हैं, हम अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं। इतना कह वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे डर था कहीं सबके सामने उसकी आंसू ना बह जाए। वही ओम को जाता देख प्रभा जी का चेहरा उदास हो गया। वो समझ रही थी अपने इस पोते के इमोशंस को, पर वो चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती थी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता था। रात का वक्त, एक परछाई धीरे धीरे पैलेस के अंदर बढ़ रही थी। अंधेरे में सिर्फ उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी। भौमी आज अपने कॉलेज के काम की वजह से काफ़ी लेट हो गई थी। पैलेस के हॉल में अभी कोई नहीं था, शायद सभी सो चुके थे। भौमी अपने आप से बातें करते चली जा रही थी। ये कुमुदा भी ना तो खुद अपना असाइनमेंट पूरी करती है और ना ही मुझे करने देती है, ऊपर से मैडम को बाहर देना करना था। अगली बार हम उसके साथ मिलकर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, कितना लेट करा दिया है उसने। अपने आप से बड़बड़ाते हुए भौमी अपने कमरे में आई। पता नहीं आज उसे अपना कमरा थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने एक बार चारों तरफ देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उसने अपना वहम समझकर रूम का दरवाजा लॉक कर अपनी चुनरी निकालकर एक एक कर अपने गहने उतारने लगी। कबर्ड से अपने रात के कपड़े निकाल वो वॉशरूम के अंदर चली गई। अभी उसका ध्यान किसी पर नहीं था। वो अपने चोली के हुक खोलने लगी। अचानक से उसे किसी की नज़रें अपने ऊपर महसूस हुई। जैसे ही पीछे देखने के लिए वो मुड़ी, अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया, जिससे उसका हाथ शावर के हैंडल से जा टकराया, जिससे शावर ऑन हो गया। गिरने के डर से भौमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब भौमी को दर्द महसूस नहीं हुआ तब उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उसकी आंखें सीधा उन हेजल ब्राउन आंखों से जा मिली जिसके मजबूत बाहों ने उसे पकड़ रखा था। भौमी उन खूबसूरत हेजल आंखों में खोसी गई थी। एक अलग सी कशिश थी उन आंखों में। वही वो ब्राउनिश हेजल आंखें भी एकटक भौमी के खूबसूरत चेहरे को देखा जा रहा था। शावर का ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था, जिससे भौमी का बदन उन पानी की बूंदों में चमक रहा था। भौमी ने लगभग अपने ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए थी, जिससे उसका ब्लाउज उसके कंधे से काफी नीचे तक आ गया था, जिससे उसकी क्लीवेज साफ साफ दिख रहा था। एकाक्ष की आंखें भी उन पानी की बूंदों से होते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन के नीचे सीने से थोड़े से ऊपर मौजूद उस काले तिल पर जाके ठहर गया। अभी कुछ देर पहले ही एकाक्ष अपनी मासा से मिलकर कमरे में आया था।
कमरे में आकर उसे अपने रूम में बहुत बदलाव देखे थे जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो समझ गया था कि ये चेंजेस जरूर भौमी ने ही किए होंगे, जिस बात पर उसे काफी गुस्सा आया था। एकाक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई उसके चीजों को छुए। एकाक्ष और भौमी 1 साल से जरूर एक साथ एक रूम में रहते थे, पर अजनबी बनकर एकाक्ष को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो सिर्फ हुक्मसा बनने के लिए इस शादी के लिए हाँ कहा था। एकाक्ष ने तो आज तक भौमी से ढंग से बात तक नहीं की थी। शुरुआत में भौमी ने काफी कोशिश की थी एकाक्ष से बात करने की, यहाँ तक कि उसने कई उल्टे सीधे काम भी किए, पर एकाक्ष उसे ऐसे इग्नोर करता था कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। एकाक्ष ने भौमी से इस बारे में बाद में बात करने की सोच वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया। एकाक्ष ने वॉशरूम का डोर लॉक नहीं किया था। अचानक से एकाक्ष को किसी का प्रेजेंस महसूस हुआ। तब एकाक्ष की नजरें भौमी पर गई जो शायद अपनी चोली के हुक्स खोल रही थी। वॉशरूम काफी बड़ा और हाई टेक था जिसे भौमी की नजरें एकाक्ष पर नहीं पड़ी। भौमी को अपने सामने इस हाल में देख एकाक्ष तो कुछ बोलना ही भूल गया था। जब उसने भौमी को फर्श पर गिरते हुए देखा तो वो उसे बचाने के लिए आ गया। अभी वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि अचानक से ठंड की वजह से भौमी अपने सीनकास में वापस आई। उसने एक जोर का पंच एकाक्ष के चेहरे पर जड़ दिया। पंच काफी जोरदार था। अचानक से हुए वार से एकाक्ष संभल नहीं पाया और 1-2 कदम पीछे हट गया, पर उसने अपने आप को जल्द ही संभाल लिया। ये देख भौमी थोड़ी सी हैरान हो गई क्योंकि उसने वो पंच काफी तेज मारा था। अगर उसके जगह अभी कोई और होता तो अभी फर्श पर बेहोश पड़ा होता, पर उसके सामने मौजूद शख्स अभी भी वैसे का वैसा खड़ा है। चैप्टर 25 समझ गया था कि ये चेंजेस जरूर भौमी ने ही किए होंगे, जिस बात पर उसे काफी गुस्सा आया था। एकाक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई उसके चीजों को छुए। एकाक्ष और भौमी 1 साल से जरूर एक साथ एक रूम में रहते थे, पर अजनबी बनकर एकाक्ष को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो सिर्फ हुक्मसा बनने के लिए इस शादी के लिए हाँ कहा था। एकाक्ष ने तो आज तक भौमी से ढंग से बात तक नहीं की थी। शुरुआत में भौमी ने काफी कोशिश की थी एकाक्ष से बात करने की, यहाँ तक कि उसने कई उल्टे सीधे काम भी किए, पर एकाक्ष उसे ऐसे इग्नोर करता था कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। एकाक्ष ने भौमी से इस बारे में बाद में बात करने की सोच वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया। एकाक्ष ने वॉशरूम का डोर लॉक नहीं किया था। अचानक से एकाक्ष को किसी का प्रेजेंस महसूस हुआ। तब एकाक्ष की नजरें भौमी पर गई जो शायद अपनी चोली के हुक्स खोल रही थी। वॉशरूम काफी बड़ा और हाई टेक था जिसे भौमी की नजरें एकाक्ष पर नहीं पड़ी। भौमी को अपने सामने इस हाल में देख एकाक्ष तो कुछ बोलना ही भूल गया था। जब उसने भौमी को फर्श पर गिरते हुए देखा तो वो उसे बचाने के लिए आ गया। अभी वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि अचानक से ठंड की वजह से भौमी अपने सीनकास में वापस आई। उसने एक जोर का पंच एकाक्ष के चेहरे पर जड़ दिया। पंच काफी जोरदार था। अचानक से हुए वार से एकाक्ष संभल नहीं पाया और 1-2 कदम पीछे हट गया, पर उसने अपने आप को जल्द ही संभाल लिया। ये देख भौमी थोड़ी सी हैरान हो गई क्योंकि उसने वो पंच काफी तेज मारा था। अगर उसके जगह अभी कोई और होता तो अभी फर्श पर बेहोश पड़ा होता, पर उसके सामने मौजूद शख्स अभी भी वैसे का वैसा खड़ा है। अब आगे भौमी गुस्से से एकाक्ष पर गुर्राते हुए हु आर यू एंड हाउ डरे यू टच मी, तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? भौमी उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। अचानक से भौमी का शरीर जोर से बाथरूम के दीवार से जा लगा, जिससे उसका सर दीवार से बहुत जोर से टकराया। भौमी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। भौमी को अपने चेहरे पर किसी की सांसें महसूस हुई। भौमी के अपने सामने देखा जहां एकाक्ष अपने आंखों में लावा भरोसे घूर रहा था। आज तक उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था और भौमी के उसे पंच मारा। ये सोच एकाक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। एकाक्ष की पकड़ भौमी की कलाई कस गई थी। भौमी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लिफेंगे कही कि तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम्हारे हाथों ना कटवा दी ना तो हमारा नाम भी भौमी सिंह राजावत नहीं। मैं तुम्हें जंगली कुत्तों को खिला दूंगी। भौमी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। भौमी ने अपना पैर उठाकर सीधा एकाक्ष के पैरों के बीच मारने वाली थी, पर इन वक्त पर एकाक्ष हट गया, वरना आज उसका काम तमाम होना पक्का था। एकाक्ष हैरानी से भौमी को देखे जा रहा था। भौमी का गुस्सा और उसकी बातें सुन एकाक्ष अपना खुद का गुस्सा भूल गया था। एकाक्ष ने भौमी के पूरे बॉडी को अपने बॉडी से ब्लॉक कर रखा था। अब तो भौमी का दिमाग हद से ज्यादातर खराब हो गया था। वो चिल्लाते हुए साले हरामी कुत्ते छोड़ मेरा हाथ, साले गंदी नाली के कीड़े तेरी तो। इससे आगे भौमी कुछ बोलती अचानक से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपने होठों पे कुछ गर्म सा एहसास हुआ। एकाक्ष ने भौमी की बोलती हुई होठों पर अपने होठों से बंद कर दिया था। एकाक्ष तो भौमी के बातों से हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये उसकी वाइफ भौमी है जो एक भीगी बिल्ली की तरह छुपे हुए रहती थी और आज उसमें ना जाने किसकी आत्मा आ गया था।
भौमी की गालियां सुन तो एकाक्ष ने हैरानी के मारे उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया, जिसकी उम्मीद उसे भी नहीं थी। भौमी तो अभी भी इतनी शॉक में थी कि वो कुछ रिएक्ट करना भी भूल गई। एकाक्ष भौमी के होठों से अलग हुआ। उसने भौमी की बड़ी बड़ी हरी आंखों में देखा, जो शौक से और भी बड़ी हो गई थी। एकाक्ष भौमी के चेहरे के एकदम करीब जाकर अपने धीमे और कर्कश आवाज में बोला, अंडस्को, रानीसा कितना बोलती है आप। एकाक्ष की आवाज सुन अचानक से भौमी अपने सेंसेस में वापस लौटी। गुस्से से उसने एक जोरदार चाटा जड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, पर इससे पहले भौमी का हाथ एकाक्ष के गालों को छू पता एकाक्ष ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। एकाक्ष उसकी उसी कलाई को मोड़ उसके पीठ पर लगाकर बोला, अंडस्को, क्या कर रही है आप रानीसा, आप हम पर हाथ कैसे कैसे उठा सकती है। भौमी गुस्से से गुर्राते हुए, अंडस्को, तुमने हमें किस कैसे किया, हाथ छोड़ो हमारा, हम तुम्हारा खून कर देंगे। भौमी की बातों से एकाक्ष के होठों पर एक स्माइल आई, जिसका पता खुद उसे भी नहीं था। अगर अभी कोई एकाक्ष की स्माइल देख लेता तो वो सदमे में ही चले जाता। स्माइल करते हुए उसके दोनों गालों पर रहे डिंपल्स उसे और भी खूबसूरत और प्यारे बना रहे थे। एकाक्ष भौमी को अपने और करीब कर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़े एक टीजिंग वॉइस में बोला, अंडस्को, अरे रानीसा, हम कुछ दिन आपसे दूर क्या चले गए, आप तो हमें मारने पर उतारू हो गई। ये तो गलत बात है ना, आखिर आप अपने एकलौते पति की जान कैसे ले सकती है। भौमी जो एकाक्ष से छूटने की जदोजहद कर रही तो वो एकाक्ष की बात सुन एकदम से रुक गई। भौमी ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ पलट उसके चेहरे को देखने लगी। एकाक्ष ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। एकाक्ष के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी आंखें 2-3 बार मसली कही, ये उसका कोई वहम तो नहीं है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। दरअसल अचानक से भौमी वॉशरूम में किसी आदमी को देख शौक और गुस्से से सब भूल सी गई थी, पर अब एकाक्ष की बात सुन उसका ध्यान उस पर गया। उसके सामने उसका अनदेखा पति खड़ा था, जिसे उसने सिर्फ फोटो में देखा था, पर वो आज वो उसके सामने खड़ा था। भौमी तो ये बात भूल ही गई थी, वो शादीशुदा है और उसका एक पति भी है। वही भौमी के इतने क्यूट शौक वाके एक्सप्रेशन देख एकाक्ष को हंसी आ रही थी, पर उसने अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिया। एकाक्ष यहाँ से दूर जरूर था, पर उसे यहाँ की हर बात की खबर थी। उसे पता था भौमी की याददाश्त जा चुकी के। एकाक्ष भौमी से पास आते हुए, अंडस्को, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है, क्या फिर से आपको जंगली बिल्ली की तरह हमें पंजे मारने हैं। भौमी अपने कदम पीछे करते हुए, अंडस्को, आप हमारे पति हैं। बोलते हुए भौमी पीछे दीवार से जा लगी। एकाक्ष उसके करीब बढ़ते हुए अपना एक हाथ उसके साइड के वॉल पर रख अपना चेहरा उसके नजदीक लाते हुए, अंडस्को, जी बिल्कुल, हम आपके पति परमेश्वर हैं। तो आपको क्या लगा हमारे अलावा किसी और में हिम्मत है जो वो यहाँ खड़ा हो सके। एकाक्ष को अपने इतने करीब देख भौमी को काफी अजीब लग रहा था। उसने अपने आप को संभल एकाक्ष के सीने पर हाथ रख उसे पीछे धकेलते हुए बोली, अंडस्को, पर फिर भी आपने गलत किया है, आपकी हिम्मत कैसे हुई वॉशरूम में आने की। एकाक्ष अपने हाथ बांधते हुए एटीट्यूड से बोला, अंडस्को, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये घर हमारा है, ये रूम और ये वॉशरूम भी हमारा ही है, और हमें नहीं लगता हमें अपने ही वॉशरूम में नहाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है, और वैसे भी हम वॉशरूम में पहले आए थे, वो आप थी जो बाद में आई। एकाक्ष की बात सुन भौमी चुप हो गई। आखिर सही ही तो बोल रहा था एकाक्ष, आखिर ये वॉशरूम उसका ही है, आखिर वो उसे अपने ही वॉशरूम में आने से कैसे मना कर सकती है। भौमी, अंडस्को, हाँ तो क्या हुआ अगर ये आपका वॉशरूम है, पर फिर भी आपको वॉशरूम का गेट तो लॉक करना चाहिए था ना, और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे किस कैसे किया, क्या आप में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। लास्ट की लाइन बोलते वक्त भौमी फिर से गुस्से से भर गई। भौमी की बात सुन एकाक्ष ने अपना एक आईब्रोज उचका दिया। एकाक्ष उसके पास आकर उसके कान के पास धीरे से बोला, अंडस्को, और किस बात की शर्म आनी चाहिए हमें, शायद आप फिर से भूल गई है, आप हमारी पत्नी है, और अपनी पत्नी को किस करने से कैसी शर्म, बल्कि हमें तो लगता है आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मुझे सेड्यूस कर सके। ये सुन भौमी ने झट से एकाक्ष को अपने आप से दूर धक्का दे दिया। एकाक्ष भौमी से दूर होकर उसे देखने लगा। भौमी गुस्से से, अंडस्को, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं क्यों आपको सेड्यूस करूंगी। अचानक से भौमी का ध्यान एकाक्ष की नजरों पर गया, जो उसे बड़ी इंटेंस नजरों से देख रहा था। ये देख अब भौमी की नजरें खुद पर गई। भौमी ने अभी बस घाघरा और चोली पहन रखी थी। पानी की वजह से उसका घाघरा पूरा गिला हो गया था, जो उसके पैरों से चिपक गया था, वही उसकी चोली, वो तो उसके कंधे से नीचे लटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त नीचे गिर जाए। अपने आप की ये हालत देख भौमी की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से अपने सीने पर हाथ रख पीछे मुड़ गई। भौमी का चेहरा पूरा लाल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उसके चेहरे से खून टपक जाए। पहली बार भौमी ऐसी सिचुएशन फेस कर रही थी। पिछली लाइफ में भी भौमी ने कभी भी ऐसी सिचुएशंस फेस नहीं की थी।
भौमी शर्म और गुस्से से एकाक्ष पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, कितने बड़े बेशर्म हैं आप, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे देखते हुए। एकाक्ष भौमी को टीज करते हुए, अंडस्को, रानीसा आप हमारी पत्नी है और अपनी खुद की वाइफ को देखने में कैसी शर्म, वैसे रानीसा आप इन गीले कपड़ों बड़ी खूबसूरत लग रही है। एकाक्ष के इन बेशर्म बातों को सुन भौमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। भौमी तेजी से वॉशरूम से बाहर चली गई। भौमी को ऐसे भागते देख एकाक्ष अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर सका। वो भौमी की फेस को याद कर तेज तेज हंसने लगा। एकाक्ष के भी कान लाल हो गए थे। एकाक्ष की हंसी इतनी प्यारी थी कि अभी कोई उसे देखता तो वो उसकी खूबसूरत हंसी में खो ही जाता। अचानक से एकाक्ष की नजरें वॉशरूम के आईने में मौजूद अपने अक्ष पर गई। अपने आप को हंसता देख वो शॉक हो गया। एकाक्ष अपने चेहरे को देख रहा था। आखिर कितने सालों बाद एकाक्ष के चेहरे पर यह हंसी आई थी। जो हंसी उसके अपनों ने ही सालों पहले उससे छीन ली थी, आज वही हंसी किसी अनजान लड़की ने उसे वापस लौटाई थी। एकाक्ष ने एक नज़र वॉशरूम की गेट की तरफ देखा जहां से अभी भौमी गई थी। कुछ देर बाद एकाक्ष अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर निकला। कमरे में कोई नहीं था। एकाक्ष टॉवल को साइड में रख अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। एकाक्ष ने इस वक्त अपना नाइट स्लीप पहना हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे, किसे वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी लंबी और पतली उंगलियां लैपटॉप के बटन्स पर चल रही थी, जिससे वो एक बेहद ही सेक्सी लुक दे रहा थी। एकाक्ष अपने काम में ही डूबा हुआ था कि उसका ध्यान पायल की आवाज ने खिंचा। दरवाजे पर भौमी अपने हाथ में पानी का जग लिए खड़ी थी। भौमी ने अभी एक सिंपल सा कुर्ता पहना हुआ था। एकाक्ष को देख भौमी को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ न बोल चुपचाप पानी का जग टेबल पर रख गेट लॉक कर बेड पर लेट गई। अभी भौमी की आंखें लगी ही थी कि उसे अपने बेड पर किसी की प्रेजेंस महसूस की। भौमी झट से अपने आंखें खोल बेड पर बैठ गई। भौमी ने देखा एकाक्ष बेड पर लेटकर सोने की तैयारी कर रहा था। एकाक्ष को अपने पास देख भौमी एक झटके से बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। भौमी गुस्से से, अंडस्को, ये क्या है राजा साहब, आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं, नीचे उतरिए। एकाक्ष उसी तरह सोते हुए, अंडस्को, रानी सा वॉशरूम की तरह ये बेड भी हमारा है और हम अपने बेड पर सो रहे हैं। एकाक्ष गुस्से और हैरानी से, अंडस्को, पर मैं इस बेड पर सोती हूँ और ये बेड आपका है तो क्या हुआ, मैं भी आपकी पत्नी हूँ। जितना आपका इस बेड पर हक है उतना हमारा भी है, इसलिए उतरिए बेड से, आप सोफे पर सो जाइए। एकाक्ष भौमी को टीज करते हुए, अंडस्को, तो हमने कहा आपको रोका है रानी सा, ये कमरा आपका है, आप जहाँ चाहे वहाँ सो सकती है, यहाँ तक कि बिस्तर पर भी, पर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। चलिए रानी साहब, हमें बहुत नींद आ रही है तो हम आपसे कल बात करते हैं। इतना कहे एकाक्ष ब्लैंकेट अपने सर तक कवर कर सो गया। भौमी को तो इतना गुस्सा आ रहा था एकाक्ष पर कि वो उसकी जान ही ले ले, पर भौमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। भौमी अपना पैर पटकते हुए बेड से पिलो और ब्लैंकेट लेकर सोफे पर जाकर लेट गई। भौमी काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए सोफे पर लेटते ही भौमी को नींद आ गई। वही एकाक्ष अपना चेहरा निकाल भौमी को देख रहा था। पता नहीं क्यों भौमी को ऐसे चिरते देख एकाक्ष को बहुत मजा आता था। इस कुछ देर में जब से एकाक्ष अभी के भौमी से मिला था, उसका एक अलग सा रूप बाहर आ रहा था, जिसकी खबर शायद खुद एकाक्ष को भी नहीं थी। भौमी को देखते देखते एकाक्ष भी नींद के आगोश में चला गया। ओम का कमरे में एक हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। उस हल्की सी रोशनी में ओम अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम लिए बेड पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर भी आंसुओं के निशान थे। ओम उस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाया, बातें करते हुए, अंडस्को, काश माँ आप हमारे पास होती, आपकी बहुत याद आती है माँ, बहुत ज्यादा। इस घर में सब बहुत अच्छे हैं, बस हमसे और आपसे थोड़ा नाराज है, पर देखिएगा माँ, आपके बेटे का किया हुआ वादा अपनी आखिरी सांस तक निभाएगा और साथ ही आपका इंसाफ भी दिलाएगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना हो। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एकाक के साथ कॉन्फिडेंस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।